को डिस्कस करेंगे। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट को पढ़ने से पहले भारत में, या अगर हम पिछले 4-5 साल की कंडीशन देख लें तो इस एक्ट को ठीक ठीक हम समझ पाएंगे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई और उस वर्ल्ड वॉर 1 का क्या भारत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उस इम्पैक्ट को अगर हम देख लें तो इस एक्ट को समझने में आसानी होगी हमें। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 का भारत के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं पहले हम। फिर उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। उस रशियन रिवॉल्यूशन का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी देखेंगे। इन दोनों इम्पैक्ट्स का एक परिणाम निकला कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो भले ही ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की जीत हुई हो, लेकिन ब्रिटेन को कई सारे नुकसान भी हुए होंगे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो बम ब्लास्ट भी हुए होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आग भी लगी होगी। और जब आग लगेगी तो कई सारे फुट फैक्ट्री कारखाने भी जले होंगे। और फुट की कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत से फुट का सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया। तो इससे भारत का जो पीजेंट्री क्लास यानी कि जो किसान वर्ग था उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान देना पड़ा। इससे किसान वर्ग अंग्रेजों से काफ़ी नाखुश हो गए। तो एक तरफ तो भारत में जितने भी किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त वो काफ़ी नाखुश थे अंग्रेजों से। ये है 1914 से लेकर 1918 तक का ये बीच का पीरियड, ये 4-5 सालों की बातें हैं ये। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कारखाने जले होंगे तो ब्रिटेन में कच्चे माल की भी कमी होगी, जो कि भारत से पूर्ति की गई, जिससे भारत में जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था या फिर काफ़ी हाई प्राइसेस पर मिल रहा था, जिससे भारत में कई सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और भारत की इंडस्ट्री बंद भी हो गई। ठीक है, तीसरा फैक्ट हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने गांधी जी को ये आश्वासन दिया था कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो अंग्रेज भारत को आज़ादी दे देंगे बदले में, जिससे गांधी जी ने घर घर जाकर सैनिकों से युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया। और भारत की ओर से युद्ध में करीब करीब 10 लाख सैनिक शामिल हुए। इसमें कई सारे सैनिक शहीद हो गए और कई सारे बच गए। तो जो सैनिक बचे वो जब भारत वापस लौटे तो उन्होंने अपने अपने गांवों में भारतीयों के साथ होने वाले पक्षपात के बारे में बताया कि भारतीयों को तो ऐसा गुलामी की तरह वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा था। वो लोग समझ ही नहीं रहे थे कि हम लोग उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, बल्कि वो हमें एक ऑर्डर दे रहे थे। ऑर्डर तक भी बात ठीक है, एक गुलामी की तरह ट्रीट कर रहे थे। ये काफ़ी कारण थे जो वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट भारत के सामने, भारत के ऊपर पड़े। और इससे भारत की जो पूरी की पूरी, चाहे वो पीजेंट्री क्लास हो या भारत का आम नागरिक हो, सबके सब आक्रोशित थे। ठीक है, एक तरफ तो ये 1914 से लेकर 1918 तक का ये जो पीरियड था, ये भारत में एक आक्रोश जन्मने वाला टाइम पीरियड था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत के ऊपर। तो जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में जो कि इतना बड़ा एम्पायर था, वहाँ पर जार का साम्राज्य फैला हुआ था, इतना बड़ा जार का एम्पायर था। लेकिन VI लेनिन के नेतृत्व में रशिया में एक क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद जार के एम्पायर को उखाड़ फेंका जाता है और एक अच्छी सुशासन आता है, एक अच्छी सरकार का गठन किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा ये जो क्रांति हुई, रशिया में क्रांति हुई, वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुई। सब लोगों ने यूनाइट होकर के एकता के साथ लड़ा और उनको डिटरमाइन था कि उन्हें अब आगे क्या करना है। इस वजह से उन्हें सफलता मिल गई। तो ये एक तो रशियन रिवॉल्यूशन से भारत में सीख मिली, भारत में सीख भी थी और सबक भी था। सबक था 1857 की क्रांति का कि हमने ठीक तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ युद्ध नहीं लड़ा था, यूनाइट होकर के युद्ध नहीं लड़ा था। इस वजह से हमें 1857 में सफलता नहीं मिली। और दूसरी तरफ हमारे पास सीख थी, हमारे पास एक एग्जाम्पल था रशियन रिवॉल्यूशन का कि किस तरीके से रशिया के लोगों ने यूनाइट होकर के एक साथ खड़े होकर के जार के खिलाफ युद्ध लड़ा और जार के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। तो हमारे सामने सीख भी थी और सबक भी था।
और तीसरी बात, भारत की जनता उस वक्त काफ़ी आक्रोशित थी। तो ये जो समय था 1917 से 18 वाला, ये भारतीयों के लिए काफ़ी स्वर्णिम समय था, क्योंकि इस वक्त भारत को आज़ादी मिलने के पूरे पूरे आसार थे, क्योंकि अभी अभी ब्रिटेन एक युद्ध ऑलरेडी लड़ चुका था। दूसरा, भारत के सभी वर्ग अंग्रेजों से आक्रोशित भी थे। तीसरा, भारतीयों के पास रशियन रिवॉल्यूशन से एक सीख भी थी, तो कि अगर हम एकजुट होकर के अंग्रेजों का सामना करें तो हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने अब क्या कदम उठाया वो देखते हैं। अंग्रेजों के कदम, अंग्रेजों ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई। अब ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है? तो ये एक तरीके से थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है कि आप अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयर हैं आपके, उनसे आप काम करवाना चाहते हैं, काम निकलवाना चाहते हैं, एक प्रोडक्टिव जितना आप चाहते हैं उतना काम नहीं मिल रहा है, तो प्रोडक्टिव काम करवाने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आप उनसे ज़्यादा प्यार से काम लेंगे तो हो सकता है वो आपके माथे पर बैठ जाएं और आप जितना काम चाहते हैं उतना काम नहीं करें। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप गुस्से से ज़्यादा गुस्से से काम लेंगे तो हो सकता है वो आपकी कंपनी छोड़ के ही चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, आपको ना ही प्यार से ज़्यादा प्यार से काम लेना है और ना ही ज़्यादा गुस्से से काम लेना है। आपको दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी करनी है। मतलब कि समय समय पर आपको गुस्सा भी करते रहना है, और यानी स्टिक का भी यूज़ करना है, छड़ी का भी यूज़ करना है, और समय समय पर आपको प्यार से भी काम लेना है। प्रमोशन वगैरह दे देना है उनको, है ना, यात्रा भत्ते वगैरह दे देना है कि जाओ घूम के आओ, ऐसा पे स्लिप दे देना है, सैलरी बढ़ा देनी है। तो इस टाइप से ये होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनी कंपनी में काम करवाने का। इसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। तो इसी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को अंग्रेजों ने यूज़ किया भारतीयों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि अभी एक्चुअल में ऑलरेडी हम एक युद्ध लड़े हैं, वर्ल्ड वॉर 1, तो उसमें काफ़ी सारा नुकसान हो गया था, भले ही उनकी जीत हो गई थी, ठीक है। दूसरी तरफ उनको ये लग रहा था भारत के पास सीख भी है, सबक भी है, भारत की जनता भी आक्रोशित है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो कैरेट के थ्रू वो लेकर के आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेट पॉलिसी में क्या था। कैरेट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू उस वक्त भारत के सेक्रेटरी थे, सचिव थे, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय। इस रिफॉर्म की अपनी खुद की प्रियम्बल थी, यानी उद्देश्य का ऑब्जेक्टिव था, जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार यह क्लियर किया था कि हमारा उद्देश्य भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना, बाकी हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना है। पहली बार उन्होंने इस प्रियम्बल में कहा था, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अगर ऐसा था तो फिर ये रोलेट एक्ट क्यों लेकर के आए थे, वो भी हम देखेंगे आगे चल कर के रोलेट एक्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म में क्या फीचर्स थे? तो इसमें पहला फीचर तो यह था कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन, उसे बढ़ा दिया गया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में कम्युनल इलेक्टोरेट सिर्फ मुसलमानों के लिए था, लेकिन अब इसे सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन सबको भी कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया था। दूसरा इसमें यह फीचर था कि अब गवर्नमेंट के जितने भी काम होते थे उन सभी को सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया। कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए और कुछ काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों की जो लिस्ट बनाई गई उसे यूनियन लिस्ट कहा गया, और स्टेट गवर्नमेंट के कामों की जो लिस्ट बनाई गई उसे प्रोविंशियल लिस्ट कहा गया। हालांकि अभी भी इसमें कुछ कमी रह गई थी, और वे कमी ये थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट, इन दोनों गवर्नमेंट के कोऑपरेशन, इन दोनों गवर्नमेंट के सहभागिता से ही संभव होते हैं। तो फिर ऐसे कामों के लिए एक तीसरी लिस्ट बननी चाहिए थी, जो कि नहीं बनाई गई थी। हालांकि इस कमी को आगे चलकर 1935 में दूर कर दिया जाता है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें तीसरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का भी प्रोविज़न दिया गया।
अब हम गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट के फंक्शन में क्या चेंजेस लाए गए वो देखते हैं। 2 लेवल पर गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस में क्या चेंजेस लाए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहली बार बाइकैमरल को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि अब 1919 के बाद से भारत की विधायिका में, लेजिस्लेचर में 2 सदन होंगे। एक उच्च सदन जिसे हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, और वर्तमान में इसे राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा निम्न सदन, लोअर हाउस, इसे हम हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार बाइकैमरल यानी द्विसदन की प्रणाली की शुरुआत भारत में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हुई। दूसरी बात यह, जो लोअर हाउस है, इसके अधिकतर सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते थे, यानी कि पब्लिक खुद उन्हें वोट दे करके डायरेक्टली चुनती थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कब हुई? तो वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई। ओके, हालांकि ये जो मताधिकार यानी कि जो वोट देने का अधिकार था ये डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को था। ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देते थे, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती थी। तो पूरी तरह से डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, आंशिक तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो गई थी। तो ये थे, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर थी उसको हमने देखा। अब हम एग्जीक्यूटिव देखते हैं, यानी कार्यपालिका में क्या बदलाव किए गए। एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर जनरल को बनाया गया, ठीक है। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर होते थे, जिनमें से 3 भारतीय थे। तो ये हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आए। अब हम देखते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो इस एक्ट के तहत पहली बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट को सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से अलग किया गया, यानी कि अब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना खुद का बजट होगा। फिर इस एक्ट में पहली बार डायआर्की यानी द्वैत शासन, जो स्टेट लिस्ट में मुद्दे थे, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में, उन सभी सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक रिजर्व्ड कैटेगरी और दूसरी ट्रांसफर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो रिजर्व्ड कैटेगरी में जो मुद्दे थे वो थे पुलिस, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस, इरिगेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड कैटेगरी में आते थे। ट्रांसफर्ड कैटेगरी में एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स यानी कि पब्लिक से रिलेटेड जितने भी काम हैं, सड़क, परिवहन वगैरह, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये सब ट्रांसफर्ड कैटेगरी में आते थे। ट्रांसफर्ड कैटेगरी में जितने भी सब्जेक्ट्स आते थे उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर और लेजिस्लेचर काउंसिल के मेंबर की होती थी। और रिजर्व्ड कैटेगरी में जितने भी सब्जेक्ट्स आते थे उनके लिए गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट था इस एक्ट का, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इरिगेशन को तो रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया है, जबकि एग्रीकल्चर को ट्रांसफर्ड कैटेगरी में, जबकि जो इरिगेशन और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बिना इरिगेशन के एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है? इसलिए इरिगेशन और एग्रीकल्चर ये दोनों किसी एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। तो ये एक डिफॉल्ट था इस एक्ट का, जो डायआर्की वाला फंडा। तो ये कुछ चेंजेस लाए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंक्शंस में। इसके अलावा इस एक्ट में पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की भी बात की गई थी, जो कि 1926 में सेटअप किया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन।
और इसके अलावा लंदन में भारत के हाई कमिश्नर के लिए एक नया ऑफिस बनेगा। ये इस एक्ट में कहा गया था। ये तमाम प्रोविज़न थे इस एक्ट में। और इस एक्ट का जो लास्ट प्रोविज़न था वो ये था कि इस एक्ट के इन सभी प्रोविज़न को 10 सालों के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि एक संवैधानिक आयोग के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10 सालों के बाद। ये जो टाइम पीरियड है 10 साल इन्होंने दे तो दिए, लेकिन इस बात को लेकर के, इस 10 सालों को लेकर के ये आगे चल कर के एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होगा, वो हम देखेंगे अभी आगे। अब हम व्यू देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति इस मॉन्टफोर्ड एक्ट को किस तरीके से देखता है, वो देख लेते हैं। तो जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, वो किस तरीके से देखते हैं वो देखते हैं। When the cabinet used the expression ultimate self-government, they probably contemplated an intervening period of 500 years. लॉर्ड कर्जन का कहना था कि जब कैबिनेट ने अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट का बोला, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बोला, तब उन्होंने लगभग 500 सालों का जो है कि 500 सालों तक सोचा, 500 सालों के अंतराल तक सोचा उन्होंने कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फोर्स्ड फ्रेश फेटर्स फॉर द पीपल। ये जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये एक तरीके से ताज़ा भ्रूण है, लोगों के लिए ताज़ा भ्रूण है। ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था। ताज़ा भ्रूण से मतलब ये है परेशानियों का एक ताज़ा भ्रूण है। जिस तरीके से भ्रूण होता है फिर उसके बाद बच्चा जन्म लेता है, तो उसी प्रकार से ये एक परेशानियों का घड़ा है जो कि आगे जाकर के कई सारी परेशानियां खड़ी करेगा। ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था और फिर ऐसा होता भी है। ठीक है, अब एम के गांधी का क्या कहना था, मोहनदास करमचंद गांधी का, वो देख लेते हैं। द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स वर ओनली अ मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड ऑफ प्रोलोंगिंग ऑफ हर सर्विट्यूड। मोहनदास करमचंद गांधी का कहना था कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म जैसा कुछ है नहीं है। ये एक्चुअल में ये जो भारत की संपत्ति है, भारत का जो धन है, उसको 10 सालों तक और जो ड्रेन करने का एक तरीका है, एक एक्ट है ये मोहनदास करमचंद गांधी का कहना था। अब हम साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का लास्ट प्रोविजन देखा, उस लास्ट प्रोविजन में ये कहा गया था कि इस एक्ट को 10 सालों के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि एक संवैधानिक आयोग के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। यानी कि 1929 में रिव्यू किया जाना था, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 मेंबर कमेटी का गठन किया गया, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इन 7 मेंबर में क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे, जो कि आगे चल के 1947 में भारत के बंटवारे के समय ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। इस साइमन कमीशन के प्रति भारतीयों का क्या रवैया था, भारतीयों ने इसे कैसे रिस्पॉन्स किया, वो देख लेते हैं। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि पहली बात तो ये 2 साल पहले ही आ गया था। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय नहीं था। तो लाहौर में आंदोलन की अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे, पूरे भारत में हो रहा था ये, लेकिन लाहौर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लाहौर में आंदोलन की अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे और पूरा का पूरा लाहौर साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से गूंज उठा था। लोगों ने काले झंडे बताए, बहुत काफ़ी बड़े स्तर पे ये लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो लाहौर पुलिस ने क्या किया, वहाँ की पुलिस ने पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई। उस वक्त लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। और आगे चल के ऐसा देखने को मिला भी, 20 सालों के बाद ही अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा। ठीक, जब उस आंदोलन के लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही थी तो भगत सिंह काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने इसका बदला लेने का सोचा।
आगे चलकर भगत सिंह और राजगुरु ने जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था जॉन सैंडर्स, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, उसकी हत्या कर दी। हालांकि भारतीयों के विरोध के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन में कोई बदलाव नहीं किया और फिर फाइनली 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश की। तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 कॉन्फ्रेंस की गई, लंदन में 3 कॉन्फ्रेंस की गई। चूंकि ये तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस एक टेबल के चारों तरफ बैठकर के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे इन तीनों कॉन्फ्रेंस में, और ये टेबल गोल होती थी, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर के 13 जनवरी 1931 तक चला। इसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। अब इन सम्मेलनों के बारे में जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे। अभी जो मुख्य बात ध्यान में रखने लायक है वो यह है कि इन सम्मेलनों से कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया, क्योंकि इन सम्मेलन में गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यह बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नागवार लगी, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि कांग्रेस दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और जब कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं है तो कांग्रेस ऐसे कैसे कह सकती है कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इससे बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जिससे इन सम्मेलनों से कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन इन सम्मेलनों के दौरान जितने भी डिस्कशन हुए, उन डिस्कशन में जितनी भी फैक्ट्स सामने आए, उन सभी फैक्ट्स को वाइट पेपर पर नोट कर लिया गया और फिर उस वाइट पेपर को जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास एनालाइज करने के लिए भेज दिया गया। और फिर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के एनालाइज करने के बाद 1935 में फिर एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थी अंग्रेजों की कैरेट पॉलिसी। अब हम देखते हैं स्टिक पॉलिसी के बारे में। अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लाकर एक छड़ी का प्रयोग किया। जिस कमेटी ने इस एक्ट को रिकमेंड किया, उस कमेटी के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट थे। उन्हीं के नाम पर इसे रोलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट में यह प्रोविजन दिया गया कि पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो संदिग्ध है बिना किसी वारंट के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती है। तो यह एक तरह से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। मार्च 1919 में इंडियन लीडर्स के विरोध के बावजूद इसे पास कर दिया गया और भारत के कई लीडर्स ने, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक ने पद से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन फिर भी ये एक्ट पास किया गया। पूरे भारत में इस एक्ट को लेकर आगजनी थी। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इस एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें 10 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिया गया। जनता काफी आक्रोशित थी क्योंकि उनके लीडर को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे क्रांतिकारियों ने 12 अप्रैल को शाम 4 बजे हिंदू सभा हाई स्कूल में मीटिंग हुई और मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अगले दिन यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करेंगे। जलियांवाला बाग किसी समय जलली नामक व्यक्ति की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और उसी के नाम पर इस बाग का नाम जलियांवाला बाग था। तो 13 अप्रैल को सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। इस बाग के चारों तरफ घर बने हुए थे और उस बाग में एक कुआं था और बाग में अंदर जाने के लिए सिर्फ एक सकड़ी सी गली थी जो कि 6-7 फीट चौड़ी होगी। जब हजारों की संख्या में उस बाग में लोग मौजूद थे, उसी वक्त आर्मी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे लोगों पर
उसने अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। करीब करीब 10 मिनट तक उस भीड़ पर लगातार गोलियां बरसाई गई। चूंकि निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वह भी एक सकड़ा सा रास्ता था जिससे लोग भाग नहीं पाए। कितने ही लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बाग के कुएं में कूद गए। इस पूरे घटनाक्रम में करीब करीब 1000 लोगों की डेथ हुई और 1500 लोग घायल हुए। इस हत्याकांड से भारत में पूरी पब्लिक बहुत दुखी हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, उसे वापस लौटा दी। उसके बाद गांधी जी ने भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। जनता के इस आक्रोश को शांत करने के लिए भारत सचिव ने इस हत्याकांड की इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन बनाया। हंटर कमीशन ने सिर्फ एक लीपापोती की और जनरल डायर को पद से हटाकर वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। जब जलियांवाला बाग का यह हत्याकांड हुआ, उस वक्त क्रांतिकारी उधम सिंह मौजूद थे। वो निहत्थे थे, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये जो लोगों को कुएं में कूदते हुए देखा, महिलाओं को, बच्चों को तड़पते हुए देखा, उसी दिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं माइकल ओ डायर, जो कि उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, जिसने आर्मी जनरल रेजिनाल्ड डायर को एक्शन लेने के लिए अप्रूव किया था, उसकी हत्या करूंगा। और फाइनली 1940 में माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर मार दिया। 20 सालों के बाद उधम सिंह ने अपना जो बदला था उसे पूरा किया, लेकिन उधम सिंह को उस वक्त गांधी जी ने पागल करार दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। मतलब कि एक तरफ उन लोगों ने भली जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, 1000 लोग हमारे मारे गए, 1500 लोग करीब घायल हुए, बच्चों पर, निहत्थे लोगों पर, महिलाओं पर कितने सारे कुएं में कूदे, वो कुछ नहीं। और इधर उधम सिंह ने जब जनरल डायर को ये जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, इसको मारा, तो फिर गांधी जी ने उधम सिंह को पागल करार दिया। ये बहुत बड़ा एक डिफॉल्ट रहा है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो ये था